नमस्कार। आप देख रहे हैं जॉगन बिजनेस और मेरे साथ हैं आज राहुल कक्कर जी, जो हमारे आज बताएंगे कि 31 मार्च से पहले कैसे जो है अपने टैक्स बचा सकते हैं। और मैं हूं आपकी होस्ट है जावेद। आज हम बात करेंगे कि टैक्स अपने कैसे बचा सकते हैं 31 मार्च से पहले। इसी के साथ ज्यादा बातचीत करते हुए राहुल जी के साथ आगे बढ़ते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपसे हम पूछना चाहेंगे कि 31 मार्च आ रहा है और इसी के साथ हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार हिबा एंड आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। वेल आपका जो ये क्वेश्चन है, इट इज जस्ट लाइक कि रनिंग ऑन द 11th आवर, राइट? क्योंकि हम्म। 31 मार्च इज राइट देयर। एंड नॉर्मली हम लोग सबकी प्रैक्टिस होती है कि हमें मार्च में ही याद आता है कि हमें कुछ फाइनली टैक्स पे करना है या उसकी अल्टीमेटली कोई सेविंग करनी है, राइट? जी। नॉर्मली होना क्या चाहिए, वी शुड स्टार्ट टैक्स प्लानिंग फ्रॉम 1st of April एंड एंड इट ऑन 31st of March। लेकिन हम्म। नॉर्मली वो फॉलो होता नहीं है। लेकिन जी। ठीक है, दैट्स ओके। जो चीज़ नहीं हुई कोई बात नहीं, अब उसके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, लेट्स टॉक ऑन दैट। सो टैक्स हम्म। सेविंग और टैक्स प्लानिंग 31 मार्च से पहले ब्रॉडली दो एस्पेक्ट्स में की जाती है। पहला सैलरीड लोगों के लिए, दूसरा एनीबडी हुज इनटू अ बिजनेस लाइक एमएसएमई बिजनेस, राइट? क्योंकि जो लार्ज कॉर्पोरेट्स राइट। हैं उनकी टैक्स प्लानिंग तो ऑफ कोर्स फर्स्ट डे से ही चलती है, राइट? सो इफ आई हैव टू टॉक एंड टच बेस, जो जिन लोगों को इमीडिएट इम्पैक्ट हो सकता है या बेनिफिट हो सकता है, अभी भी वी हैव 10 days लेफ्ट। सो व्हाट कैन बी डन फॉर सैलरीड इज दैट, अगर आपने अभी तक जो भी आपकी सैलरी से टैक्स कट रहा है, दैट इज बेसिकली ऑन द डिक्लेरेशंस जो आपने अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करी होंगी एट द इनिशियल डे, मंथ्स ऑफ योर स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आप एक हम्म। प्रपोजल सबमिट करते हैं कि यू विल बी सेविंग और यू विल बी डूइंग say some money in the LIC, some money you'll be spending into say national tax saving bonds or any other schemes which would be mentioned by your employers. On the basis of qua, he deposits your advance tax and deducts your tax accordingly, right? एंड एट द हम्म। लास्ट ऑफ द ईयर आपको पता चल जाता है जिस चीज पे भी आपने सेविंग अगर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। और जस्ट इन केस इफ यू आर लैकिंग बिहाइंड, तो यू हैव दोज डेज टू फिल इट अप एंड लुक इनटू योर इनकम अकॉर्डिंगली। और ये पॉइंट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि एज अ सैलरीड पर्सन, आई माइट हैव माई प्राइमरली पार्ट ऑफ माई इनकम एज माई मेन सैलरी, लेकिन कुछ छोटी अदर इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, जैसे कोई शेयर्स की इनकम आ गया, कोई रेंटल इनकम आ गई, या इधर कुड बी अदर थर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम विच कुड बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई टोटल टर्न आउट और पे आउट फ्रॉम द ईयर। लेकिन अल्टीमेटली उस पर भी मुझे टैक्स बचाना है। सो देर आर वेज टू जी। सेव मनी ऑन दैट फ्रंट। तो इफ आई टॉक अबाउट बेसिकली मेन, तो क्या होता है कि सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो है, उसके अंदर सब सेक्शंस हैं जो हमारे को एक सेफ गार्ड देते हैं अपने टैक्स प्लानिंग और टैक्स सेविंग्स के लिए। सो नॉर्मली लोग पीपीएफ में अपना पैसा डालते हैं, उससे मनी बच सकती है। सो इफ यू वांट, इवन यू कैन डू अ कंट्रीब्यूशन इन द पीपीएफ एज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विच इज वन टाइम। वरना नॉर्मली आपका हर महीने पीपीएफ कटता है विच इज फिक्स्ड, विच यू हैव गिवन अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू योर बैंक और टू योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बट आप एक वॉलंटरी पेमेंट भी डाल सकते हैं, राइट, फ्रॉम 31st of March से पहले पहले। सो इवन दैट बेनिफिट यू कैन एज्यूम। देन यू हैव दिस किसान विकास पत्र is also one, the हम्म। tax saving plan which can be looked into, and other senior citizen savings can be looked into if you are a senior citizen, राइट। right? Then there is a contributions to the national pension scheme if you want to do investments on that। तो ये सारे एटीसी एटीसीसीसी के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर आप कोई डोनेशंस दे सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं। सो दोज ऑल्सो हेल्प्स यू टू सेव योर टैक्स। So this is the हम्म। broad aspect. Second aspect which I would be talking about is कि अगर if you are a, say a businessman, which comes under a, say broadly MSME, I'm not talking about large corporates here because उनके लिए tax planning is a very very big aspect. So if you are, a हम्म। small micro or a medium enterprise and you are the owner of that business, so again there are a lot of ways to do tax savings. If I broadly talk about, आप इस time पे, you can have a delight of maybe, if your profits are coming higher and you want to safeguard your profits as well as your tax savings, so you can buy a new vehicle, take the benefit हम्म। of the depreciation again, your profitability will come low और get little adjusted, तो वो भी आपका ultimately tax save करता है। तो उसमें आपके एक्सपेंस भी बुक हो जाएगा, that will also be one benefit। आपको depreciation भी claim हो जाएगा, that will also one of the हम्म। benefit।
right? Same way, if you are a new business which has just become kind of a new startup, or you are on the shoes of becoming a unicorn, so then again there are ways that you can spend some money into some aspect of the real estate, right? जो आपको income tax के purview से allowed होता है, right? So there are these are the broadly two aspects wherein the tax savings can be done. रेस्ट डिपेंड हम्म। कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, हाउ मच यू आर अर्निंग, व्हाट स्लैब्स यू आर कमिंग इन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्लैब्स विच वर बहुत सारा चर्चा में थे, जो अभी आर ऑनरेबल फाइनेंस राइट। मिनिस्टर मिस्टर सीतारमन हैड सेड, राइट, विच विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर, बट स्टिल आपने फ्रॉम स्लैब्स की बात छेड़ी दी है तो मैं इसे एक क्लियर कर देना चाहती हूँ। लाइक कई आम जनता है जो इसे समझने में काफी अभी दिक्कत कर सकती है। तो इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि जो न्यू टैक्स जो है रिजीम है और जो न्यू टैक्स स्लैब है वो कब से है, एक बार आप जो है जो ऑडियंस देख रही है उनको क्लियर कर दीजिए ये चीज भी बहुत इजी लैंग्वेज में। और क्या है वो टैक्स रिजीम और क्या स्लैब है वो क्लियर एक बार। और देखिए हिबा, कि जो भी हमारे यहाँ पे कंट्री में अभी जो करेंट इनकम टैक्स एक्ट है ऑफ 1961, उसके अंदर क्लियरली असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का एक डिफरेंस है, जो आगे न्यू डायरेक्ट कोड डीटीटी जो आएगा उसके अंदर एबॉलिश कर दिया जाएगा। तो जैसे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही हमारा असेसमेंट ईयर होता है, राइट? लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता सो फार, जब तक न्यू टैक्स फाइनेंस बिल में जो प्रपोज किया गया है, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता 1 अप्रैल 2026 से। तो उससे पहले अभी हम उसी पे चलेंगे। दिस वाज जस्ट अ बेस टू टेल योर ऑडियंसेस, ताकि उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आए। तो जो हमारा अभी अनाउंसमेंट हुआ है इस बजट में, दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मीन्स जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 एंड एंड एट 31 मार्च 2026। उसमें आपकी जो भी इनकम आप अर्न करते हैं, और जो स्लैब्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं न्यूज़पेपर के अंदर, विच हैव बीन नोटिफाइड एंड फर्दर वुड आल्सो बी शेयर्ड वंस द न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स, उसका जो बेनिफिट है अप टू 12 लाख, 15 लाख, 7.5 लाख, जैसा भी आपका ब्रैकेट है, 10%, 20%, 30% वाला, उसका बेनिफिट आपको अभी नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम में मिलेगा। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, एंड इट विल एंड एट 31 मार्च 2026। तो आप उस 12 मंथ्स के अंदर जो भी इनकम कमाएंगे, वो जिस भी स्लैब के अंदर आप फिट होंगे, एज पर द एंडिंग ऑफ योर जो कलेक्शंस हैं आपकी फ्रॉम द इनकम ऑन 31 मार्च 2026, उसके बेसिस पे आप उस स्लैब्स में फिट होंगे, और उसके बेसिस पे आपका टैक्स जो है वो कलेक्ट होगा और कैलकुलेट होगा। तो टू मेक इट वेरी क्लियर, बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोगों को ये लगता है कि यार इमीडिएटली, बिकॉज यूजुअली बजट आता है फरवरी में, तो उनको लगता है कि हमारा इस साल जी। का जो जब ईयर एंड होगा तो टैक्स है, दैट वुड बी फ्रॉम द न्यू रिजीम। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज टैक्स प्लानिंग जो भी है वो नेक्स्ट ईयर से की जाती है। सो मीन्स वेन एवर द फाइनेंशियल ईयर इज अबाउट टू स्टार्ट, दैट इज वाई इट इज पीक विजिटेड इन 1 और 2 मंथ्स बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स, कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपकी इनकम होगी उसका स्लैब ये हो जाएगा। जैसा कि आपने राहुल शुरू में ही बात कर दी थी कि टैक्स बचाना वो 10 दिन का खेल नहीं है, उसके लिए हमें जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वहां से प्लानिंग करनी चाहिए। तो वेरी ट्रू। हमारे कुछ जो है लोग होते हैं, जैसे कि हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड और फ्रीलांसर्स की, तो वो कैसे ही शुरू से ही एक जो है एक लाइन में चल सकते हैं, शुरू से ही एक स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। राइट। हिबा, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ही जो फ्रीलांसर्स या सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स या सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट होता है। बिकॉज रीजन इज, सैलरी वालों को तो पता होता है कि मेरी प्रोजेक्टेड सैलरी इतनी है, सो जी। दिस वुड बी माई गारंटेड इनकम विच वुड बी कमिंग इन। एंड एडिशनली इफ आई सेट कि जैसे अगर आपके कोई प्राइमरी की जगह सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम हो, आपको कोई रेंट हम्म। आता हो, या कोई शेयर से प्रॉफिट आ जाए, या फिर कोई कोई एडिशनली कोई न्यू अनप्रेसिडेंटेड समथिंग न्यू कम्स अप एज अ प्रॉफिट टू यू, आपने कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर दी हो, उस पर कोई कैपिटल गेन बन रहा हो, दीज आर हम्म। अनप्रेसिडेंटेड फैक्टर्स। तो सैलरी वाले इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि सपोज मेरा 15 लाख या 20 लाख का एनुअल पैकेज है, तो उसके ऊपर जो भी मैं स्लैब में आता हूँ एज पर दी करेंट टैक्स रिजीम, मेरा इतना टैक्स बनेगा। लेकिन जहाँ फ्रीलांसर्स और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज द इनकम इज जस्ट हैज टू बी in terms of oriented, it has to be हम्म। planned। तो आपको इस साल का पता नहीं होता कि एक्चुअल में क्या होगा, लेकिन यू हैव टू स्टिल प्लान कि सपोज यू गो बाय अ 3 ईयर 4 ईयर ट्रेंड, या इस साल आप क्या काम करना चाहते हैं, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है अपने बिजनेस को लेके,
या जो भी आपके बिजनेस के एक्टिविटी के टाइप्स हैं विच यू आर प्रोजेक्टिंग इन H1 और H2 ऑफ द कमिंग ईयर, उसके बेसिस पे आपको प्लानिंग करनी होती है। तो उस केसेस के अंदर सपोज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस ईयर मेरे को 50 लाख का रेवेन्यू होगा, राइट। और उसमें मेरे को अप्रोक्सीमेटली राइट। 10% या 12% या 15% के अप्रोक्सीमेटली नेट प्रॉफिट होगा। सो आई नो कि मेरे 50 लाख के बिजनेस के ऊपर 15% का नेट प्रॉफिट होने वाला है, राइट। So basis on that, I can pay my advance taxes. Basis on that, I can do my savings, right? And why I see उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेबल इसलिए होता है बिकॉज आई थिंक दैट इज द रियल टैक्स प्लानिंग। दीज आर द पीपल जिनको एक्चुअल में टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए या उनके लिए जरूरी है। रीजन इज कि पता चला कि मैंने पहले 6 या 8 महीने बहुत कम बिजनेस किया, मे बी आई वॉज नॉट लकी इनफ, माई फैक्टर्स वर नॉट मूविंग इन और माई पेमेंट्स वर नॉट मूविंग इन। हो सकता है मैंने बिजनेस कर भी दिया हो लेकिन मेरे को उसके रिसिप्ट नहीं आ रहे, राइट। इवन दैट कैन नॉट बी राइट। एक्टिवेटेड इनटू योर इनकम बिकॉज जब वो रियलाइज होंगे तभी उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, तभी उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट होगा। हो सकता है मेरा 6 मंथ्स का या 8 मंथ्स का पेमेंट टर्न नहीं हो रहा, तो मैंने इस साल जो काम किया वो मेरी नेक्स्ट ईयर की इनकम में आ रहा है, right? And ट्रू। this is not income which is by sold of any goods or services, right? This is a normal profit which I am gaining. So उस केस के अंदर भी we have to do so। अगर but if I go by a hypothetical equation, if I see कि मेरा लास्ट 1 ईयर का या 2 ईयर का या इस साल का जो एक जनरल प्रोजेक्शन है कि मैं इतना बिजनेस करूंगा एज अ फ्रीलांसर और एज अ एंटरप्रेन्योर, so I see कि suppose 50 lakhs का revenue generate होना है and I am expecting कि 15% would be my lump sum profit, it could be 10, it could be 20 also, but if I lump sumly calculate basis on that every quarter I can do some kind of advanced taxes, at the same time I can do some kind of advanced tax planning जो मेरे tax planning के अंदर जो मेरा net tax slab है उसको 100% फिट करके मेरे को सारा का सारा बेनिफिट दे, रादर देन जब मैं लास्ट में प्लान करूं, जैसे बोला मैंने अभी राइट नाउ वी आर सिटिंग ऑन द 11th आवर, कि मुझे मार्च में याद आएगा व्हेन आई विल सिट विद माय सम टैक्स कंसल्टेंट आइदर अ सीए और लॉयर, मैं बोलूंगा कि बॉस मेरा तो इनकम मुझे 50 लाख प्रोजेक्टेड था पर मैंने 150 लाख कर दिया, अब मुझे बताओ कैसे टैक्स बचाना है। सो दैट बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज आई टोल्ड यू कि उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हाउ मच बिजनेस कैन जी। बी डन, राइट। रेस्ट इज ऑफ जी। कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दे कैन सी द फर्स्ट इनिशियल ट्रेंड, अगर दे आर नॉट द वेरी न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उनका 2 3 4 साल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, कितना वाई ग्रोथ हो रही है उनकी, कितने परसेंटेज पे हो रही है, या कितना उनका इन्वेस्टमेंट था जो उन्होंने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया इस साल को, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है कि नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स हाउ माई आउटकम्स वुड बी, बिकॉज हर हर साल एक बिजनेस अपने आप को ग्रोथ एस्पेक्ट में चाहता है और एवरेजली कोई भी बिजनेस हो उसकी अगर हेल्दी रेशो होगी तो दैट ग्रोज बिटवीन 5 to 15% एनुअली, राइट। तो इफ यू नो कि लास्ट ईयर का मेरा 50 लाख का कलेक्शन था जो मैंने आपको एक एग्जांपल साइट किया, तो अब मेरे को 15% के इंक्रीमेंट पे चलना है। तो अब 15% के इंक्रीमेंट पे जब मैंने लास्ट ईयर 50 लाख पे जो बेस पे टैक्स दिया था एज पर माई इनकम, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन मोर और लेस सेम रहता है, राइट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पे आपकी प्राइसिंग भी बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में एवरी एवरी 12 to 24 मंथ जो आपकी प्राइसिंग है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे लेकिन इक्विवेलेंटली आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, राइट। यू might re-rate your services by another 5 to 15% and have those kind of collections, which is a cost of living index which works both the sides, right? So अगर मैं जी। उसके मर्जर की इक्वेशन से बात करूं, so ultimately you have to see how much my money I paid last year। अब सपोज मैं एज अ स्मार्ट एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर होऊंगा तो व्हाट आई कैन डू अ गुड टैक्स प्लानिंग, कि अल्टीमेटली मेरे को लास्ट ईयर जो मैंने टैक्स पे किया था ऑन माय 50 lakhs ऑफ रेवेन्यू which was as per whatever my percentage, and I see suppose hypothetical I paid 10 lakh rupees of tax suppose, and I still have, when I sit and discuss or I see the schemes in the market or through help of my consultants, I still see कि अगर मैं इस साल थोड़ा सा डोनेशन बढ़ा दूं या चैरिटेबल ट्रस्ट में पेमेंट बढ़ा दूं या समथिंग I can buy more say term life insurance benefits or medical insurance benefits or whichever benefits स्मॉल सेविंग स्कीम्स। हाँ। बहुत सारे वेंचर्स हैं, लेकिन कंसर्न ये होता है कि मैं इन्वेस्ट किस में करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत राइट। सारे, और ये भी होता है कि आपको एक मिनिमम लिमिट से ज्यादा सॉरी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता उस पर्टिकुलर चीज के इन्वेस्टमेंट्स पे। तो आपको वो भी देखना है कि मेरे को लगे यार मेरे को लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव लग रहा है लेकिन वो मुझे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का एटीसी का बेनिफिट नहीं देता, तो व्हाट शुड आई डू। सो आई कैन नॉट जस्ट बी स्पेंडिंग मोर मनी जस्ट टू सेव गार्ड माई लाइफ। इफ यू रियली वॉन्ट टू टैक्स सेविंग देन यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको लगता है कि नहीं
वो मेरे को एक मेरा सेवियर है, इट इज अ सेवियर फॉर माय फ्यूचर लाइफ और फॉर माय फैमिली। सो देन यू डोंट हैव टू लुक इनटू द, चाहे वो होगा एक टैक्स सेविंग नॉर्म, लेकिन उसको फिर टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। बिकॉज हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, उनका जी। इंटेंट इंश्योरेंस नहीं होता, उनका इंटेंट होता है टैक्स सेविंग। जबकि इंश्योरेंस गवर्नमेंट हम्म। ने इसलिए आपको सब्सिडाइज करके दिया है या उस पर एक बेनिफिट दिया है कि आपको उसमें टैक्स सेविंग हो, ताकि लोग दे शुड बी मोटिवेटेड टू हम्म। हैव अ लिटिल सेवियर ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आज गवर्नमेंट इस स्कीम को ये सब्सिडी या ये जो बेनिफिट देती है अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट की, भैया जो आप लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस या टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे उस पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होगा, तो आई एम श्योर 60 to 70% of the people will discontinue their policies, right? So this हम्म। small small things, जैसे अब आपने बोला कि नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं या किसान प्रताप योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, हम तो बहुत सारी योजना है। नॉर्मली लोग पता भी नहीं करते। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी प्लान, राइट? बट अगेन द कंसर्न इज कि अगर आप लास्ट आवर में मार्च में आप प्लानिंग करेंगे, बैठेंगे, जैसे आज आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो यू विल नॉट बी एबल टू सेव द रियल टैक्स विच यू कुड हैव सेव्ड बाय प्लानिंग एटलीस्ट 9 months और 10 months इन एडवांस। हम्म। तो तो मैं सीधे सीधे 1 मिनट में जानना चाहूंगी कि पांच ऐसे फंडे जो, या कह लीजिए पांच ऐसे टिप्स जो कि एक आम आदमी को टैक्स बचाने में मदद कर सकती है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं जानना चाहूंगी। ये बात तो आई थिंक अगर अगर हमें 5 टिप्स देनी है मेरे को, सो आई विल जस्ट से द टॉप 5 इज दैट फर्स्टली प्रोजेक्ट योर इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर यू आर सैलरीड, स्टिल यू हैव टू प्रोजेक्ट योर इनकम, बिकॉज मैंने आपको बताया कि पहले आपकी जो प्राइमरी इनकम है वो तो आपको पता है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। सेकेंडली, राइट। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न एडिशनली, राइट? हो सकता है आपके पास कोई शेयर्स हो जो उस नेक्स्ट ईयर आप लिक्विडेट कर दें, राइट? या आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी हो जिसको आप लिक्विडेट कर दें, या ऐसा कोई भी गोल्ड बॉन्ड्स हो या किसी भी चीज पे आप लिक्विडेट करते हैं, तो उसको आप पहले प्रोजेक्ट करिए। दैट इज द फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप इज डोंट वेस्ट एंड वेट टाइम टिल मार्च। सो ऑलवेज डू योर टैक्स प्लानिंग एवरी क्वार्टर, आई विल नॉट से एवरी मंथ, लेकिन आपको हर क्वार्टर के अंदर अपना एक प्रोजेक्शन, चाहे वो आप बिजनेसमैन है, सैलरीड हैं, या यू आर अ सीनियर सिटीजन और विच एवर, बिकॉज उनके भी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। तो हर क्वार्टर में आप अपनी इनकम का एक इक्वेशन देखिए कि इस साल मैंने जो प्रोजेक्ट किया था, अगर इफ यू आर गोइंग बाय टिप नंबर 1, तो टिप नंबर 2 में आपको ये चेक करना है कि एवरी क्वार्टर एम आई ऑन राइट ट्रैक और नॉट। सपोज इफ यू हैव अ डेफिसिट ऑफ इनकम, no need to bother, we can recover and not to, but if you have an incremental income, so you need to हाँ। find out the ways कि अभी मुझे क्या, there is a thing called, just to bring on a lighter note, scotch and soda, right? So it's a combination to make any drink, right? So ऐसे सेम वे में आपकी the result has to be good. So सेम वे में कि जो आपका सेविंग है और जो आपकी इनकम है, that scotch and soda has to be looked into every time when you are pouring in. So whenever you are pouring your income in the glass, you have to look into that how much you will be able to save, right? So that is tip number 2. Tip number 3 is explore एंड एक्सप्लॉइट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर सेविंग टैक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि यूजली लोग जो गलती करते हैं, उनको लगता है टैक्स सेविंग का मतलब सिर्फ एक LIC की पॉलिसी ले लो, लाइक एनी इंश्योरेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एनी लाइफ इंश्योरेंस। सो इट इज अ जेनेरिक टर्म LIC। तो आप कोई LIC की पॉलिसी ले लो, या सिंपल सा है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट लाइक मंदिरों में या इधर उधर कहीं डोनेशन दे दो। नो, आई विल से डोंट ओनली लुक इनटू दैट। बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसान के ऊपर योजना है, और गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स है, नेशनल पेंशन सर्टिफिकेट है, जो आपको बहुत सारे उसके बाद देयर इज अ स्कीम कॉल्ड SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो अब कि बहुत गर्ल्स सारी, के लिए। हाँ। यस, अब आप देखिए उसके अंदर आपकी टैक्स सेविंग भी होती है, और जो आपका मोटिव है, राइट, टू सेव मनी, वो तो अचीव हो ही रहा है, हम्म। लेकिन वो किस इंटेंशन पे, उसका जो प्रिंसिपल है वो किस मूवमेंट के लिए जा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड जी। टास्क। दैट इज अ सेल्फ सेटिस्फाइंग टास्क कि हम्म। अगर हम इस टाइप की SSY टाइप की जो योजना है, अगर हम उसके अंदर कोई शेयर करते हैं, तो आप देखिए कि अल्टीमेटली देयर इज अ गर्ल चाइल्ड, और दी वुमेन आर एम्पावर्ड इन द वे, इन द मेकिंग, राइट? तो आपको यू विल नॉट ओनली अचीव अ गोल ऑफ जस्ट सेविंग योर टैक्स, यू विल ऑल्सो अचीव अ गोल ऑफ दैट द अमाउंट विच यू आर सेविंग, और वेर एवर यू आर पेइंग एंड गेटिंग अ सेविंग इनडायरेक्टली, वो किस चीज पे खर्च हो रहा है। सो इवन दैट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग, right? Secondly, tip number 4 is when you exploit and explore all these opportunities। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हो सकता है, मेरे को लगा कि किसी ने आपको लास्ट टाइम कहा, आपके कंसल्टेंट ने, कि
if you would have done these many schemes, you would have saved 10 rupees. But if you done, more than the ones which you had, तो आपके 10 की जगह 12 रुपीज बचते, आप 100% फाइन लाइन पे आ जाते कि इससे ज्यादा आप सेविंग नहीं हो सकती। तो जो वो मोस्टली जो वो 20-25% का टैक्स सेविंग का गैप होता है ना, वो भी लोग अचीव नहीं कर पाते। आई सी लॉट ऑफ आवर ओन क्लाइंट्स हु कम टू अस कि नहीं सर मैं इसमें पैसा नहीं डालना चाहता या इसमें नहीं डालना चाहता, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू व्हेन वी गिव देम काइंड ऑफ एनालिटिक रिपोर्ट कि सर अगर आप थोड़ा सा पैसा इसमें भी डाल दिया होता, थोड़ी सी सेविंग और कर ली होती, तो आपका टैक्स बिल्कुल रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाता। मतलब द मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट विच यू कैन गेट, राइट? ऐसा तो है नहीं कि 100% टैक्स जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू रन द रेवेन्यू। बट जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसको अगर आप 100% प्रॉपर वे में चैनलाइज करके एक्सप्लॉइट करेंगे, तो देयर कुड बी रिजल्ट विच इज 100% टैक्स रेवेन्यू न्यूट्रल, इन सेंस कि आपने जितना भी पॉसिबल था पूरा टैक्स बचा लिया, इससे ज्यादा कोई नहीं आपकी हेल्प कर सकता एज पर योर सोर्सेज ऑफ इनकम। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप विच नॉर्मली पीपल डोंट लुक इनटू। लेकिन वो तभी होगी जब आप उसको रेगुलर टैक्स प्लानिंग फर्स्ट 3 टिप्स को फॉलो करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू achieve the fourth one, right? then is Okay. the then is the fifth tip, I think the most important tip, that you should be creative to think about different aspects of income, right? Because क्या होता है कि लोग सिर्फ टैक्स बेनिफिट के चक्कर में या मुझे टैक्स सेविंग के चक्कर में दे डू एक्चुअली डोंट सी द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इनकम वे दे कैन अक्रू। उनको लगता है मैं ये काम करूंगा तो मेरा इस पे ज्यादा टैक्स लग जाएगा, मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मे बी इफ आई डोंट री इन्वेस्ट मेरा कैपिटल गेन लग जाएगा, समथिंग लाइक दैट। It should not be, you should not have a fear like that. You should start exploring the most of the things where you can immediately gain an income in the particular year। ये बड़ी controversial सी statement मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग normally follow नहीं करते, because it's a very complex process to follow, right? तो आपको जितने भी sources of income आपको लगता है आप generate कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग की व्हाट वुड बी द टैक्स, टैक्स है तो देंगे ना, लेकिन अल्टीमेटली इंटेंट इज कि जो आप टैक्स दे रहे हैं दैट शुड बी इन द राइट स्पिरिट्स एंड शुड बी हेल्प ऑफ सम कंसल्टेंट्स और some of your own reading or howsoever you file your tax system, you are able to save the maximum. So these are the top 5 tips which I would like to give it to your audience to follow. थैंक यू राहुल हमसे बात करने के लिए, और काफी कुछ आपने हमें बता दिया है, और बहुत इजी लैंग्वेज जो कि एक आम जनता को समझने में काफी आसानी होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। Thank you, Iba. All right, have a good day.